मुकेश शहर की एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत किया करता था। उसकी बेटी मंदिरा एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी। ए जी, मैं सोच रही हूँ कि हमें एक बचत करना शुरू कर देना चाहिए मंदिरा की आगे की पढ़ाई के लिए। हाँ मधु, तुम फिक्र मत करो। मैं पिछले 2 साल से हर माह 2000 बचाकर बैंक में जमा कर ही रहा हूँ, और अगर ऊपर वाले का करम रहा तो हमारी मधु जरूर बड़े कॉलेज में पढ़ेगी। ये आपने बहुत अच्छा किया। मैं तो फिजूल में ही परेशान थी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ हमें और ज्यादा बचत करनी चाहिए। मालूम नहीं कब क्या हो जाए। वो भी है। अगले कुछ माह तक मुकेश ने 2 के बदले 4000 की बचत कर ली। फिर यकायक दुनिया में कोरोना फैल गया। सारी जगह लॉकडाउन लग गया। मुकेश की नौकरी चली गई और साथ ही पगार भी आनी बंद हो गई। अब उसके बचत किए हुए पैसे भी खर्च होने लगे। मधु, हमें कुछ तो करना होगा, वरना बचाए हुए सारे पैसे किराए और राशन में ही खर्च हो जाएंगे। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मैं सोच रहा हूँ जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाए हमें वापस अपने गांव वाले घर में जाकर रहना चाहिए। कम से कम किराया तो नहीं देना होगा। ऊपर से वहाँ राशन भी सस्ता है और वहाँ तालीम याफ्ता लोगों को छोटा मोटा काम भी मिल जाता है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा हम लौट आएंगे। ये भी ठीक है। कब निकलना है? कल सुबह निकलते हैं। तुम सारी चीजें पैक कर लो। ठीक है। मुकेश के पहचान की टैक्सी वाले ने उन्हें उनके गांव छोड़ा। उनके गांव के घर की हालत बहुत खराब थी। अब्बा, हमें यहाँ रहना होगा? हाँ बेटा, यही हमारा खानदानी घर है। लेकिन ये तो किसी खंडर से कम नहीं है। मंदिरा बेटा, इसकी सालों से सफाई नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हम तीनों मिलकर इस घर को एकदम चमका देंगे। फिर तुम्हें ये घर बहुत पसंद आएगा। ठीक है अम्मी। तीनों घर के अंदर गए और साफ सफाई करने लगे। दोपहर को मुकेश के बड़े चाचा उन सब के लिए खाना लेकर आ गए। अरे मुकेश, कैसा है तू? मैं तो बहुत अच्छा हूँ चाचा। आप बताइए, आपके क्या हाल हैं? तभी चाचा की आवाज सुनकर मंदिरा दौड़ती हुई बाहर आई। दादाजी, दादाजी आप आ गए? मेरी गुड़िया, तुझे देखे हुए कितने साल हो गए। कितनी बड़ी हो गई है तू। आप भी तो ज़ईफ हो गए हैं। आपके तो सारे बाल सफेद हो गए हैं। अब मैं तेरे काले बाल ले लूंगा। मैं नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी, वरना मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे। इस वक्त तक मधु भी अपने ससुर से बरकतें लेने आ गई थी। हमेशा खुश रहो बहू। चाचा, आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या होगा, एकदम दुरुस्त हूँ। अच्छी बात है। आप इनसे बात कीजिए, मैं मंदिरा का मुंह हाथ धुलवाती हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। ठीक है बहू। मंदिरा और मधु भीतर चले गए और महेश अपने चाचा को शहर में लॉकडाउन के हालात और उसकी नौकरी के मुतालिक बताने लगा। अच्छा किया तो यहाँ आ गया। यहाँ हमारे पास सब कुछ है। और रही बात तेरी नौकरी की, मैंने यहाँ की एक कंपनी में तेरी बात कर ली है। उन्हें तालीम याफ्ता आदमी चाहिए था गोदाम में हिसाब किताब करने के लिए। पगार ज्यादा नहीं है, बस 15,000 है। चलेगा चाचा, कम से कम भूखों मरने की नौबत तो नहीं आएगी। वैसे भी ये घर हमारा ही है, किराया तो नहीं देना पड़ेगा यहाँ। वो तो ठीक है। शाम को मैं कुछ लड़कों को भेज दूंगा, वो लोग घर की साफ सफाई कर देंगे। जी चाचा जान। और हाँ, घर कई सालों से बंद पड़ा था। हमें यहाँ पूजा करवानी होगी। आज रात तुम लोग मेरे घर पे ही रुको। नहीं चाचा, आपको बेवजह हमारी वजह से तकलीफ हो जाएगी। नहीं बेटा, तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। कहते हैं खाली घरों में भूत प्रेत का ठिकाना होता है। पूजा के बगैर यहाँ रुकना वाजिब नहीं है। अब ये तो अपना अपना अकीदा है। शहर में तो हम ऐसा कुछ नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि भूत वूत कुछ होता भी है। मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी बेटा। तब तक मधु और मंदिरा वहाँ आ गए। चलिए ना दादाजी,
खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा चलो। सबने एक साथ खाना खाया और फिर चाचा अपने घर चले गए। सूरज ढलते ही घर में तेज आंधी चलने लगी। मधु ने खिड़की के बाहर देखा तो बाहर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन है? बाहर तो हवा है ही नहीं और घर के अंदर आंधी चल रही है। यकायक उनके घर में किसी खातून के रोने की आवाज आने लगी। अम्मी, ये कौन रो रहा है? मुझे भी नहीं मालूम बेटा। रुको, मैं देख कर आता हूँ। कोई बिल्ली बिल्ली होगी। संभाल के जाइएगा। मुकेश एक कमरे से दूसरे में तलाश करने लगा, लेकिन उसे कोई खातून नहीं दिखी। वो वापस हॉल में लौटा। अंदर कोई नहीं है। लेकिन किसी के रोने की आवाज तो आ रही है। हाँ। तभी उन दोनों ने देखा कि मंदिरा खिड़की से बाहर झांक रही थी। क्या देख रही हो बेटा? अम्मी, वो खातून वहाँ उस पेड़ के नीचे रो रही है। क्या? मुकेश और मंदिरा ने खिड़की से झांका तो उन्हें कोई खातून नजर नहीं आई। वहाँ कोई नहीं है बेटा। अब्बा, वो वहीं बैठी है, पेड़ के नीचे। ए जी, लगता है उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई भूत है। मुमकिन है। मुझे चाचा की बात मान के पूजा करवा लेनी चाहिए थी। कल ही पंडित जी को बुलवाकर पूजा करवाता हूँ। ठीक है। यकायक वो रोने की आवाज बंद हो गई। चलो मंदिरा, अब सोते हैं। ठीक है अम्मी। तीनों एक साथ सो गए। यकायक आधी रात को मंदिरा उठकर चलने लगी। मंदिरा चलते चलते पीपल के दरख्त के पास आई और वहाँ बैठकर रोने लगी। मंदिरा की आवाज सुनकर मधु और मुकेश उठ गए। मंदिरा कहाँ है? यही तो सोई थी। दोनों मंदिरा की यहाँ वहाँ तलाश करने लगे। तभी मधु ने खिड़की से देखा तो मंदिरा पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर रो रही थी। ए जी, वो देखिए। दोनों दौड़ के बाहर गए। मंदिरा, मंदिरा! मुकेश की आवाज सुनकर मंदिरा को होश आया। अब्बा, मैं यहाँ कैसे आई? कोई बात नहीं मंदिरा, अंदर चलो। मंदिरा बेहद खौफजदा थी। तीनों घर के अंदर गए। आप सुबह सुबह ही पंडित जी को बुला लीजिए। हाँ, अब सो जाओ। इस बार मंदिरा अपने अम्मी अब्बू के बीच में सोई। कुछ देर बाद मंदिरा फिर से गायब हो गई। मधु उठकर उसकी तलाश करने लगी। ए जी, मंदिरा! दोनों ने ऊपर देखा तो मंदिरा छत पे उल्टा चल रही थी। हे भगवान! मुकेश दौड़कर घर के बाहर गया और आसपास के पड़ोसियों को बुलाने लगा। सबने मिलकर मंदिरा को पकड़ लिया और उसे एक कुर्सी से बांध दिया। कुछ देर बाद मुकेश के चाचा एक तांत्रिक को लेकर आए। इस घर में रहने वाली भूत इस बच्ची पे गलबा हो गई है। हमें इसे बाहर निकालना होगा। आप एक काला मुर्गा ले आइए। गांव वाले एक काला मुर्गा लेकर आए। तांत्रिक ने कुछ दुआएं पढ़ी और वो मुर्गा मंदिरा के सामने रख दिया। ऐ चुड़ैल, तुझे खून चाहिए ना? ये देख। तांत्रिक ने मुर्गे की गर्दन काट दी और यकायक मंदिरा के अंदर की चुड़ैल निकल गई। मंदिरा बेहोश हो गई। तांत्रिक ने उस मुर्गे को पीपल के दरख्त के पास फेंक दिया और मंदिरा के हाथ में एक धागा बांध दिया। अब वो जा चुकी है। मुकेश ने अपने चाचा से माफी मांगी। अब सुबह होते ही इस घर में शांति पूजा करवाएंगे। अगली सुबह पंडित जी ने शांति पूजा किया और सब कुछ ठीक हो गया। फिर कभी कोई परेशानी नहीं हुई।